ताउसा भी अपना इंटेरोगेशन ख़त्म करके बाहर आता है। लुओ वेइजाओ उसे पूछता है कैसा गया। ताउसा कहता है ये लड़का कह रहा है कि उस रात वो शायद थोड़ा ड्रंक था और कोई उसकी छोटी बहन को परेशान कर रहा था। उसे लगा कि कोई बदमाश है और इसीलिए उसने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो भूल गया कि वो इंसान कौन है। मैंने जब उसे फ़ोटो दिखाया तब वो कहता है कि शायद ही उसे याद है। मुझे नहीं लगता कि इसके जैसा कोई सॉरी कहने के लिए एक फ़ोन खरीद देगा। अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा कि किसी को मारना गलत है। क्या तुमने किसी को झांग डोनलान को इन्वेस्टिगेट करने भेजा? लुओ वेइजाओ कहता है मैंने चियाओ को चिंगवांग क्लब पे भेजा है सर्वेलेंस फुटेज लाने के लिए। ताउसा कहता है बाय द वे पेसो अभी आया था ना? लुओ वेइजाओ कहता है वो कब का चला गया। और सुनो वो ब्राट अब ना लाइन क्रॉस कर रहा है। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे ऐसा मत होने देना। देखो उसका एटीट्यूड कैसा है। पेसो ने कहा कि जब वो उसके साथ नहीं था तब झांग डोंगलान लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो पूरी रात चिंगवांग क्लब में ही होना चाहिए। ताउसा कहता है अगर झांग डोंगलान के पास कोई भी टाइम नहीं था ये क्राइम करने का तो इसका मतलब एसआईडी का नाम क्लियर हो जाएगा ना। लुओ वेइजाओ कहता है अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताउसा पूछता है क्यों? लुओ वेइजाओ कहता है शाओ हानयांग ने कॉल किया कि सु होंगलियान ने मियाओ शाओवे को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें लगता है कि वो मेजर सस्पेक्ट है। ताउसा कहता है क्या? इसका एविडेंस कहाँ है? लांग चियाओ आती है और कहती है ही सोंग ई का फ़ोन। वो ने जीपीएस से उसका फ़ोन ट्रैक किया और जिसने फ़ोन ख़रीदा उसने तुरंत ही कन्फेस कर दिया कि मियाओ शाओवे ने वो फ़ोन उसे बेचा था। उसके बाद तो फ़ोन पे ही मियाओ शाओवे की फिंगरप्रिंट्स भी उन्हें मिली। ताउसा कहता है चेन ऑफ एविडेंस तो भी कंप्लीट नहीं है। इससे सिर्फ इतना प्रूफ होता है कि उसने ही सोंग ई का फ़ोन चुराया था। ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो खूनी है। लांग चियाओ कहती है उसने एक स्टेटमेंट भी दिया है। जब उन्होंने उसे इंटेरोगेट किया और पूछा कि उसे फ़ोन कहाँ से मिला, एक सेकंड के लिए तो उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने कहा कि उसने वो फ़ोन क्राइम सीन पे से उठाया था। ताउसा कहता है ये तो कन्फेस किए जा रहा है। लुओ वेइजाओ कहता है हाँ कितने सालों से हमें ऐसा ऑनेस्ट खूनी नहीं मिला है। लांग चियाओ कहती है कि और भी है। उन्हें मियाओ शाओवे के हाथों पे ट्रैक मार्क्स भी मिले। ताउसा कहता है वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। लुओ वेइजाओ पूछता है क्या तुम्हें ये कोइंसिडेंस नहीं लगता? थोड़ा अनबिलीवेबल है। ताउसा कहता है इनिशियली ये किल एंड डंप था और अब जाओनान ग्रुप और एक ड्रग क्राइम इसके बीच में आ गया। अरे हाँ चीफ सांग का क्या कहना है? हम डोंगलांग को इंटेरोगेट कर रहे हैं तो? लुओ वेइजाओ कहता है सस्पेशन अवॉइड करने के लिए उन्होंने कोई भी कॉमेंट नहीं की। तभी वहाँ पे दु युलियांग आते हैं जो अभी एसआईडी के एक्टिंग चीफ हैं। कैप्टन लुओ पूछते हैं चीफ दु आप यहाँ खुद क्यों आए हैं? चीफ दु कहते हैं तुम झांग डोंगलांग को यहाँ पे लेके आए तो ऑफ कोर्स मुझे भी तो आना पड़ेगा। कैप्टन लुओ कहते हैं ये मैं चीफ झांग के लिए कर रहा हूँ। अगर हम झांग डोंगलांग को पकड़ के रखेंगे तो कोई और उससे बात नहीं कर पाएगा ना। चीफ दुओ कहते हैं तुम्हें लगता है कि उनकी रिलेशनशिप की वजह से लोग बात करेंगे? क्या तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं पता? ये केस में चीफ झांग इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन का पूरा अटेंशन यहाँ पे है। झांग सस्पेशन अवॉइड करना चाहता है इसीलिए अभी मैं उसकी पोजीशन में हूँ। कैप्टन लुओ कहते हैं क्या ये इतना सीरियस है? चीफ दु कैप्टन लुओ को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। लांग चियाओ कैप्टन लुओ को पूछती है ही सोंग ई की कॉल हिस्ट्री और सर्वेलेंस फुटेज का क्या करें? कैप्टन लुओ उन्हें काम देते हैं कि तुम सर्वेलेंस और कॉल हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करो। कैप्टन लुओ चीफ दु को सब कुछ बताते हैं। चीफ दु पूछते हैं तो तुम्हें लगता है कि जो डंप साइट है वो इम्पोर्टेंट है? कैप्टन लुओ कहता है हमने विक्टिम के शूज़ चेक किए, वो क्लीन है। क्राइम सीन पे कीचड़ और कूड़ा था और तो भी उनके शूज़ क्लीन हैं। और मियाओ शाओवे ने कंफर्म किया कि ही सोंग ई ने जाते हुए वही शूज़ पहने थे। बेसिकली हम ये पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि जो किलर है उसने विक्टिम के शूज़ चेंज किए। अगर खूनी को कहीं और पे ही खून करना है तो बॉडी डंप करने के लिए इतनी रिस्की जगह वो क्यों चूज़ करेगा? अनलेस उस जगह पे ऐसा कुछ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। जब मियाओ शाओवे को इंटरोगेट किया था तब उसने भी कहा था कि उसने कुछ फाइटिंग सुनी और जब हमने पूछा कि उसने क्या देखा तो वो हिचकिचा रहा था। इसका मतलब है कि उस जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते। चीफ दु पूछते हैं लुओ वेइजाओ तुम क्या कहने का ट्राई कर रहे हो? कैप्टन लुओ कहता है चीफ दु पहले तो मुझे सिर्फ डाउट्स थे
पर जब चीफ सांग ने मुझे उसके बारे में बताया, मुझे पता लगा कि ये फ्यूजिटिव बस एक एक्सक्यूज़ है ताकि हम केस में इन्वॉल्व हो। मुझे लगता है कि जो ड्रग ओवरडोज के केसेस हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। अभी चियाओ ने मुझे बताया कि उन्हें मियाओ शाओवे के हाथों पे ट्रैक मार्क्स मिले और इससे मेरी स्पेकुलेशन भी कंफर्म हो गई। चीफ दू थोड़ा सोचने के बाद लुओ वेइचाओ को एक फाइल देते हैं जिसके अंदर अनोनिमस रिपोर्ट्स होती हैं उन तीनों केसेस के बारे में जिनकी वो बात कर रहे थे। शायद शी डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर सुई होंग लियान ये ड्रग सिंडिकेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैप्टन लुओ पूछता है, इसका एविडेंस है? चीफ दू कहते हैं, जैसे तुमने नोटिस किया, ये तीनों केसेस के क्राइम सीन सेम एरिया में हैं, पर ये सब अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है। हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कैप्टन लियो कहता है, इसीलिए चीफ सांग इन्वॉल्व होना चाहते थे। चीफ दियो कहते हैं, ये लीड्स बहुत सारी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और कितनी चीज़ें जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पहले नहीं दिया। लियो वेइचाओ कहता है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी को डिस्पोज क्यों किया और ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। एज फॉर हीसोंगी, ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ था या फिर किलर ने उसकी बॉडी वहाँ पे रखी क्योंकि उसके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। किलर चाहता है कि हम सोचें कि विक्टिम को ड्रग ट्रैफिकर्स ने मारा है। चीफ दू कहते हैं, ये स्पेक्यूलेशंस ये काफ़ी नहीं है और तो और एसआईडी के पास कोई राइट नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली ज्वाइन करने का। ताओसो और बाकी सबको यही कहना कि तुम जंग डोंगलांग की लीड्स फॉलो कर रहे हो और ये सब जो है वो तुम खुद इन्वेस्टिगेट करना। शायशी डिस्ट्रिक्ट को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कोई भी अपडेट हो तो मुझे आके रिपोर्ट करना। कैप्टन लियो खड़ा हो जाता है, यस सर, जब मुझे कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाएगा तब मैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करूँगा। चीफ दू नॉड करते हैं, फिर वो कहते हैं, वेइचाओ, शीशिया डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लिकेटेड जगह है। ड्रग ट्रैफिकर्स को मौत का भी डर नहीं है। अपनी मेंटर की बातें भूल मत जाना, लापरवाही मत करना। वेइचाओ हंसता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए दू। लांग चियाओ और ताओसर सर्वेलेंस कैमरास को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। लांग चियाओ ताओसर को अपनी रिपोर्ट देती है कि जंग डोंगलांग वो जगह से 4 बार बाहर निकला था। टोटल में वो 40 मिनट्स बाहर था, पर हर एक बार वो थोड़ा ही टाइम बाहर रहा था। 9 बजे के बाद वो पहली बार बाहर निकलता है। वो कोर्टयार्ड में थोड़ा घूमता है और फिर वापस अंदर जाता है। 9:45 को वो वापस बाहर आता है। थोड़े टाइम के लिए वो एक लड़की के साथ बात करता है और उसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। इसका स्केड्यूल इतना बिजी है कि उसके पास खून करने का टाइम ही नहीं है। क्या आपको हीसोंगी दिखा? ताओसर कहता है, ये बाहर बहुत सारे कैमरास हैं, मैं ये करके सारे रिव्यू कर रहा हूँ। लांग चियाओ कहती है, कैप्टन लियो ने कहा था कि हमें शिज़ु रोड का कैमरा चेक करना चाहिए। ताओसर कहता है, शिज़ु रोड क्यों? लांग चियाओ कहती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि पेसू ने कुछ कहा था। वो साइड में से एक चेयर लेके आती है। वैसे मुझे काफ़ी टाइम से आपको पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ताओसर कहता है, क्या ये पेसू के बारे में है? लांग चियाओ कहती है, हाँ हाँ, ये पेसू है कौन? वो दोनों दुश्मन की तरह बात करते हैं, पर तो भी कैप्टन लियो उसके सजेशंस को इतना वैल्यू क्यों करते हैं? और 7 साल पहले क्या हुआ था? ताओसर पूछता है, ये तुमने कहाँ सुना? लांग चियाओ कहती है, जब मैं एंट्रेंस पे थी तब मैंने सुना कि कैप्टन लियो ने ऐसा कुछ कहा था, पर मैं ईव्सड्रॉपिंग नहीं कर रही थी। तो बताओ ना क्या चल रहा है? ताओसर कहता है, 7 साल पहले पेसुआ ने एक सुसाइड केस रिपोर्ट किया था। तब वेसाओ और मैं बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके ही आए थे। तुम्हें भी ये पता है कि वो शिनजो में बॉर्न हुआ था और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। उसके जितने केपेबल तो बहुत ही कम लोग हैं और इसीलिए जब हमने पेट्रोलिंग स्टार्ट की थी तब वेसाओ अपना बेस्ट करता था सबकी हेल्प करने का। जब भी कोई छोटी सी बात होती थी वो उसे झगड़े में बदल देता था, पर उस कम्युनिटी में उतने सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं थे। हमारा पहला और अकेला केस पेसू का था। 7 साल पहले पेसू अपनी मॉम के लिए लिलीज लेके आता है और आके देखता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। क्राइम सीन पे सबसे पहले लियो वेइचाओ पहुंचता है। वो फेदू की आंखें बंद करता है और उसे घर के बाहर ले जाता है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सारा एविडेंस कहता है कि ये एक सुसाइड है, पर फेदू ये मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि उसके डैड एक एपैथ है और उन्होंने ही उसकी मॉम को मारा है। उसकी मॉम अपनी लाइफ नहीं लेगी,
ये सब उसके डैड ने ही किया है। एविडेंस के हिसाब से उन्हें केस क्लोज करना पड़ता है। इस बारे में वो फे चिंचाओ को इन्फॉर्म करने ही वाले होते हैं तो वेइजो कहता है कि उनको अभी भी थोड़े डाउट्स है। लांग चियाओ पूछती है तो कैप्टन लुओ ने रूल्स के अगेंस्ट जाके ये केस इन्वेस्टिगेट किया? दैट्स इम्पॉसिबल, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ताओसे कहता है टेक्निकली वो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, ये केस के बारे में हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस था तो कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए था ही नहीं। फेदू के फादर फे चिंचाओ वो घर पे ध्यान नहीं देते थे, पर उनके पास उनकी वाइफ को मारने का कोई भी मोटिव नहीं था और ये बात वेंसो ने ही फेदू को बताई थी। मुझे नहीं पता उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की, पर उस दिन के बाद से उन दोनों का ऐसा ही है। हमें लगा कि फेदू ये मान नहीं पा रहा कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया, क्योंकि शायद वो अपनी मॉम पे गुस्सा है उसे अकेला छोड़ देने के लिए, पर वह हमारी कभी नहीं सुनता। हमने 7 साल तक उसका ध्यान रखा है। एक है रैश और अनरिस्ट्रेंड और दूसरा वाला है मेटिकुलस और अलूफ। जब वो दोनों साथ में होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉनस्टॉप झगड़ा करते हैं। पेसू को जब से उसके फादर का इनहेरिटेंस मिला है तब से वो दोनों कम बात करने लगे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पास्ट को लेट गो नहीं कर सकते। लांग चियाओ पूछती है अगर ऐसा है तो पेसू को ऐसा क्यों लगता है कि उसके फादर ने ही उसकी मॉम को मारा होगा? ताओजो कहता है पेसू के फादर पे चिंचाओ वो पे ग्रुप के सीईओ थे। वो एक टैलेंटेड बिजनेसमैन है, पर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। आई गेस पेसू को लगता है कि उसके फादर की एब्सेंस उसके मॉम के सुसाइड से कनेक्टेड है। लांग चियाओ कहती है ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। क्या अब उनकी रिलेशनशिप अच्छी हुई है पेसू और उसके फादर की? ताओसे कहता है 3 साल पहले उसके फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो कोमा में है। लांग चियाओ कहती है और वो दोनों एपैथ्स हैं? ताओसे कहता है हमें कुछ कंक्लूसिव तो नहीं मिला, पर वे जाओ तब से गुस्सा है। उसने कहा कि उसे पेसू को स्पेशल टैलेंट मिल गया था। लांग चियाओ पूछती है और वो क्या है? ताओसे कहता है क्राइम। वो क्राइम करने में एक जीनियस है। हम देखते हैं कि फेदू अपने मैंजन में होता है, जैनेटर वाली पॉडकास्ट सुन रहा होता है और दू चिया को कॉल करता है। वो कहता है मेरे पास एक अपडेट है। दू चिया पूछता है किसके बारे में? फेदू कहता है जूलियन। लियो वे जाओ चीफ दू की दी हुई फाइल्स इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, तब उसे ताओसे का कॉल आता है। वो कहता है कि उन्हें कुछ मिला है। 8:50 PM के आसपास ही सोंगी शीजी रोड पे था, जो चंगवांग क्लब के पास है, और उसके हाथ में एक पेपर बैग थी और ये पेपर बैग हमें क्राइम सीन पे नहीं मिली और हमें लगता है कि जो 1 लाख की नोट जो विक्टिम के फोरहेड पे चिपकाई गई थी वो ये पेपर बैग से है। वेजाओ कहता है तो इसका मतलब है कि ही सोंगी उससे मिला था जिसने उसे पैसे दिए थे। ताओसे कहता है दैट्स राइट, और पेपर बैग के शेप के हिसाब से उसके अंदर 1 लाख युआन हो सकते हैं। ही सोंगी सिगरेट स्मोक कर रहा था और तभी उसने एक फ़ोन कॉल भी आंसर किया। वो 9:30 के बाद वहाँ से चला गया। वेजाओ अपने रिकॉर्ड्स में चेक करता है और ही सोंगी को जो कॉल आया था उसका भी फ़ोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ताओसे इस पर पिकअप करता है और किसका फ़ोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता? वेजाओ कहता है कुछ नहीं, तुमने पता किया कि वो कहाँ गया? ताओसे कहता है हाँ, जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो चेंगुआंग क्लब की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। वहाँ पे एक बस स्टॉप है। लांग चियाओ और मैंने सिक्योरिटी कैमरा से पता किया कि वो ट्रॉली बस रूट 34 पे था और वो वेंचांग जंक्शन पे 10 बजे उतरा। वेजाओ कहता है अगर ऐसा है तो मियाओ शाओवे की टेस्टिमनी में कुछ गड़बड़ है। इस टाइम पे वो शीशिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता। वेल डन, हमारे लोगों को गैदर करो और कल पूरे वेंचांग रोड पे सर्च करना। अगली सुबह पेसू एक लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पे आता है। ये लड़की जांग यिंग है, जांग दोंगलान की छोटी बहन। इंटेरोगेशन रूम में वेजाओ उसे पूछता है तुम ही सोंगी को जानती हो? फेदू उसे इंटरप्ट करता है एक लेडी को तुम ऐसे ट्रीट करोगे? वो जांग यिंग को कहता है तुम डरो मत, उसे सब कुछ बता दो। लियो वेंसो अच्छे टोन में कहता है मिस जांग, ये रिसेप्शन रूम है, इंटरोगेशन रूम नहीं। आपका भाई एक खून में एक मेजर सस्पेक्ट है। आपका एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए? जांग यिंग नर्वस होती है। फेदू कहता है इट्स फाइन,
सब कुछ उन्हें बता दो। कैप्टन लुओ भी मेरे ही कंक्लूजन पे आएंगे। हम दोनों को लगता है कि तुम्हारा भाई ये केस से रिलेटेड नहीं है। जांग यिंग कहती है, मैंने ये लड़के को देखा है। तब मैं एक ट्रेडिंग कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी और मैं ओवर टाइम काम कर रही थी। मुझे नींद आ रही थी तो मुझे कॉफ़ी ख़रीदनी थी, पर पता नहीं क्यों एक लड़का मुझे फॉलो कर रहा था। वो अपने आप से बात कर रहा था और वो मुझे पूछ रहा था कि मैं किसी को जानती हूँ, कोई फंग नियान या फिर फंग नियांग को। कैप्टन लियो पूछता है, उसका सरनेम फंग है और ये नियान को या नियान है। जांग यिंग कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे वैसा साउंड कर रहा था। मुझे नहीं लगता वो शिनशो से है। वह एक्सेंट के साथ बात कर रहा था तो मुझे सब ठीक से समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि ये कोई निकनेम है या फिर उसका रियल नेम है। मैं तब उतनी डरी हुई थी, मुझे तो सिर्फ उसे अवॉइड करना था। कैप्टन लियो पूछता है, ये कब हुआ था? जांग यिंग कहती है, कुछ टाइम पहले। कैप्टन लियो पूछता है, और फिर क्या उसने कुछ किया? जांग यिंग कहती है, नहीं, उस दिन तो वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था और तब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में बहुत यंग है। मुझे लगा कि मेरी कोई गलती हो गई है तो मैंने अपने भाई को तुरंत ही रोका। कैप्टन लियो पूछता है, वहाँ पे और कौन था? जांग यिंग कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे था। मेरा भाई उस दिन बहुत ड्रंक था तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ड्राइव किया और फिर वो दोनों साथ में गए। पेसू कहता है, लगता है सारी अच्छी लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड्स है। हाँ, कौन है ये? जांग यिंग कहती है, रोंगशू का जो होंगचुआन, हम चिंगवांग क्लब पे मिले थे। कैप्टन लियो कहता है, ये पे ग्रुप की ही लॉ फर्म है ना? पेसू कहता है, आपको तो बहुत कुछ पता है कैप्टन लियो। लियो वेंसो जांग यिंग को पूछता है, तुमने ही सोंग यी को उसके बाद देखा था? जांग यिंग कहती है, नहीं। कैप्टन लियो, मेरा भाई कभी भी किसी को मार नहीं सकता। कैप्टन लियो कहता है, ही सोंग यी के डॉममेट ने कहा था कि उसके पास एक नया फ़ोन था और ये फ़ोन तुम्हारे भाई ने दिया था। उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? यिंग कहती है, नहीं, मेरे भाई ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा भी। मेरे भाई ने उसे सिर्फ पंच किया था क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसके बाद हम उसे कभी नहीं मिले। मेरा भाई इतनी छोटी चीज़ के बारे में किसी को मार नहीं सकता। कैप्टन लियो, प्लीज़ ट्रस्ट मी। कैप्टन लियो कहता है, ओके, तुम्हारे भाई ने किसी को नहीं मारा तो उसे कुछ नहीं होगा। वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुलाता है जांग यिंग का स्टेटमेंट लेने के लिए। पेसू उसे रीअश्योर करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसके लिए यहीं पे वेट करेगा। कैप्टन लियो अपना फ़ोन लेके जा रहा होता है, तब फेदू पूछता है, ताओसे कहाँ पे है? कैप्टन लियो कहता है, एक ऐसा सिविलियन है जिसको हेल्प करने की बहुत जल्दी है तो उसने हमें एक लीड दी थी। ताओसे अभी फॉलो अप कर रहा है। फेदू कहता है, उसे अभी तक नहीं मिला? ये सुन के वेजो रुक जाता है। पेसू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये केस में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व्ड हो? पेसू कहता है, किसी ने मुझे एक बार कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके ट्रेसेस रहते हैं और सिर्फ यही ट्रेसेस है जो हमारी सब्जेक्टिव विल को प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वे जब रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है, वो फेदू के सामने आके बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारा बैज कहाँ पे है? फेदू कुछ नहीं कहता। वही जाओ कहता है, सारे डोर्स और विंडोज़ लॉक्ड थे, ब्रेक इन के कोई भी साइंस नहीं थे। तुम्हारे घर की सिक्योरिटी सिस्टम जो उस टाइम पे सबसे एडवांस थी वो भी अनटच्ड थी। उन्होंने मेकअप लगाया, एक ड्रेस पहना और म्यूज़िक भी प्ले कर रही थी। उसमें एक सेंस ऑफ सेरेमनी थी और टेबल पे एक रिटन विल भी थी। हमने वेरिफिकेशन भी कराई। वो हैंड राइटिंग विक्टिम की ही थी। जिसने भी वो लेटर लिखा था वो डिप्रेस थी। वो एक अडल्ट थी। उनकी बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं थे, ना तो कोई वुंड्स थे। उस टाइम पे ये सब एविडेंस हमें मिला था। तुमने ये केस रिपोर्ट किया था, हमारे से पहले तुम क्राइम सीन पे पहुंचे थे। अनलेस अगर तुम कुछ एविडेंस छुपा रहे हो, ये मोस्ट सर्टनली सुसाइड था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ट्रेसेस छोड़ता है, पर ऐसा तभी होता है जब वो सच हो। पेसो, तुम्हारे पास एक स्पेशल हंच होगा। तुम्हें शायद ज़्यादा अच्छे से आता है लोगों की रियल फीलिंग समझना, पर हंचेस पे केसेस सॉल्व नहीं होते। साइकोलॉजी की बात करें तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें फॉरेन थियोरी के बारे में पता है या नहीं। इस थियोरी के हिसाब से अगर कोई अपनी लाइफ लेना चाहता है तो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपनी फीलिंग्स बताए अपने खुद के तरीके से। तुमने भी सुना कि उन्होंने क्या कहा था।
उनकी मौत को 7 साल हो चुके हैं। केस भी कब का क्लोज हो चुका है। ये केस के रिलेटेड जो भी एविडेंस था वो भी गया। तुम उन्हें याद करते रहते हो एक इमोशनल सस्टेनेंस की तरह, पर अपने पास्ट में रहना ये मीनिंगलेस है। फेदू खड़ा होके कहता है, मैं आपका कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं करता ऑफिसर लुआ। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। I'm not going to spoil anything for you, but the last conversation that is so intense, and अगर आपको आगे की स्टोरी पता है, it is so heartbreaking. You know, ये फेदू का कैरेक्टर है ना, he reminds me of another character. उसके बारे में मैंने अपने वो एक्सप्लेनर वीडियो में भी बात की थी। एक शो है अमेरिकन शो प्रोडिगल सन, उसका जो मेन कैरेक्टर है हिम एंड फेदू, दे आर सो सिमिलर। वो दोनों इंसेनली रिच हैं। उन दोनों के फादर्स आर साइकोपैथ्स, क्योंकि फेदू का डैड वी सॉ इन दिस एपिसोड ही इज़ अ साइकोपैथ, और मैल्कम का डैड मार्टिन विटली ही इज़ अ साइकोपैथ टू। वो सीरियल किलर है। वो एपिसोड के फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाता है, सो इट्स नॉट अ स्पॉइलर और एनीथिंग, पर वो सीरियल किलर है एंड ही इज़ बिन इन प्रिजन फॉर 20 years। और आगे भी कितनी सिमिलैरिटीज़ है इनकी जो स्टोरीज़ है, नॉट स्पेसिफिकली द पार्ट के देयर मॉम्स आर डेड, बट द पार्ट वेयर उनके पास्ट में ऐसा कुछ है, जब वो छोटे थे तब ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने ऐसा कुछ देखा था जिसको कोई भी बिलीव नहीं करता। जैसे कि फेदू बिलीव करता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा था, दैट पार्ट, एंड मैल्कम बिलीव करता है कि इफ़ यू वॉच द शो यू विल अंडरस्टैंड कि गर्ल इन द बॉक्स रियल है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू, बट माई पॉइंट इज जस्ट दैट इन दोनों के बीच में देयर आर सो मैनी पैरेलल्स एंड मोर आर टू कम। लाइक अभी आगे आई थिंक एपिसोड 3 या 4 में एक और पैरेलल आने वाला है। दे आर सो डियर टू मी, ये दोनों कैरेक्टर्स दे आर सो डियर टू मी, एंड दोनों क्राइम इन्वेस्टिगेट उस इंसान की वजह से करते हैं दैट काइंड ऑफ सेव देम ड्यूरिंग द डार्क पीरियड्स। लाइक जब फेदू की मॉम सुसाइड करती है तो लो एंसो उसे हेल्प करता है एंड ही दे बॉन्ड टुगेदर, और फिर ताउसर भी उसे हेल्प करता है एंड दे बॉन्ड टुगेदर, और उन दोनों की वजह से फेदू क्राइम के बीच में आता है। देयर आर अदर रीजन्स, पर ये रीज़न भी है। मैल्कम ही गेट्स इनटू क्राइम क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर ने उसके डैड को अरेस्ट किया था उनकी वजह से मैल्कम क्राइम के वर्ल्ड में आता है। क्राइम के वर्ल्ड में एज इन क्राइम सॉल्विंग के वर्ल्ड में आता है। और ये दोनों जो सेवियर पीपल है, यानी कि ताउसर और लुओ वेंसो और प्रोडिगल सन में गिल अरोयो, ये लोग जो हमारा फेदू और मैल्कम है उनको इतना इम्पैक्ट करते हैं, उन्हें एक गाइडेंस देते हैं, एक रोल मॉडल देते हैं। इट्स जस्ट सो देयर सो मैनी पैरेलल्स। अगर कल जाके मुझे पता चले कि प्रोडिगल सन वाज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय साइलेंट रीडिंग, जो इसकी नॉवल है, आई वुड बिलीव इट। आई थिंक साइलेंट रीडिंग पहले आया था, आई थिंक, आई डोंट नो फॉर श्योर, पर आई एम 99% श्योर कि साइलेंट रीडिंग पहले आया था। लाइक they are so similar and I love them both. I love them. They're so precious, and they are precious because उनके साथ इतना कुछ बुरा होता है and they experience something जिसकी वजह से उनका faith humanity में से हट जाना चाहिए। You know, पूरी दुनिया तुम्हें कह रही है कि you are insane, कि ये जो तुम्हें लगता है हुआ वो एक्चुअली में नहीं हुआ। बट लाइक देर आर पीपल इन योर लाइफ जिनकी वजह से यू आर स्टिल ग्राउंडेड टू द अर्थ। वो फिर तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हो, या फिर वो 2 पुलिस ऑफिसर्स हो जो उस दिन तुम्हारे साथ थे। द थीसिस आई कुड राइट अबाउट ट्रॉमा इन बोथ ऑफ दीज शोज, और ये इतना नीश इंटरेस्ट है। आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन जिसने साइलेंट रीडिंग भी पढ़ी हो और जिसने प्रोडिगल सन भी देखा हो। सो आई एम जस्ट लाइक अ 1 person नीश इंटरेस्ट जो पैरेलल्स ढूंढ रही है बिटवीन 2 shows जो कोई भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, अदर देन आई हैव विटनेस्ड देम। पहले पार्ट में जो सब फेदू इज़ लाइक आई वुड किल बाय स्ट्रैंगुलेशन,
it gets something else. It is important, it gets something else later on, but I don't think ये टीवी शो में आएगा. I'll remind you, like I'll एपिसोड के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्ट में ये स्ट्रैंगुलेशन फिर से आ रहा है, बिकॉज शो पे तो नहीं आने वाला. टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट कि इट्स सो क्रिंज. लाइक मैं देख रही हूँ एंड ही इज सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड ट्राइंग टू बी कूल एंड आई एम लाइक, you're a small child. Stop. I think Abhi canonically he is like max 21. Maybe max 23, पर उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है ये. वो एक CEO है, एक पूरी Fortune 500 कंपनी रन कर रहा है और उससे साइड में टाइम भी मिल रहा है क्राइम सॉल्व करने का. टाइम मैनेजमेंट स्किल तो कोई इससे सीखे. बट लाइक दैट इज स्टिल such a young person. Like 21 पे तो हम कॉलेज जा रहे थे. And I'm not even sure he is 21. If I remember correctly, I think he is 21, क्योंकि बुक में मेंशन होता है कि फेदू अभी एज ऑफ कंसेंट से छोटा है, which is 22 for Chinese men and 20 for Chinese women. So he is 21. He's like 2 months away from being 22. और he's going around like, मैं किसी को मारूंगा तो strangulation से मारूंगा. That is exciting. मुझे second hand embarrassment हो रहा है उसे देख के. And I say that as a person that has watched a lot of crime dramas जिसमें ऐसे characters बहुत सारे हैं. I know his story. I know the entire thing, so this is so much more cringe for me. So anyway, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.